नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के नंबर 1 कंपनीज़ के बारे में। तो इंडिया के नंबर 1 क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए आप एक चीज़ शायद नोटिस नहीं करे होंगे, शायद देखे नहीं होंगे कि निफ्टी 50 निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे कंपनीज़ हैं, मतलब टॉप 50 जितने सारे कंपनीज़ हैं, अगर आप सेंसेक्स को भी बात करो तो सेंसेक्स 30 में भी जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं जो कंपनी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसका शॉर्ट फॉर्म रिल नाम से जाना जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इसका वेटेज का मतलब क्या है? मान के चलिए बिज़नेस एक एक मतलब एक मार्केट है, तो एक मार्केट में बहुत सारे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के बिज़नेस कर रहे हैं। तो उस सारे दुकानदारों से कौन-सा दुकानदार सबसे ज़्यादा मार्केट को पकड़ के रखा, सबसे ज़्यादा बिज़नेस को बड़ा किया, सबसे ज़्यादा उसका मार्केट कैप है, सबसे ज़्यादा उसके पास पैसा है। तो उनमें से एक नाम आएगा, वो है रिलायंस। क्योंकि आप निफ्टी 50 के वेटेज देखेंगे, देखिए टॉप यहाँ पे देखिए जित मतलब टॉप जो कंपनीज़ है, उसका जो वेटेज है, उनमें से टॉप कंपनीज़ के नाम लूँ, तो वेटेज में सबसे पहले जिसका नाम दिखेगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। 10.84% का वेटेज है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक है। देखिए उसके बारे में मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पोजीशन क्या है। तो देखिए कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो भी बना के दिया। शायद वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा, तो वो वीडियो देख लेना। क्योंकि रिलायंस का जो जियो फाइनेंस है, उसको डीमर्जर करने वाला है। तो डीमर्जर क्या होते हैं? रिलायंस के अंदर जितने सारे कंपनी जुड़े हुए हैं, अगर वो कंपनी को अलग मार्केट में लिस्टिंग करा दे, तो उसको डीमर्जर कहा जाता है। तो जियो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसको डीमर्जर करने वाला है कंपनी। तो कंपनी का जो वेटेज है, वो क्या कम हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का जो ग्रोथ है, वो हमेशा होते रहेंगे। क्योंकि कंपनी का डीमर्जर होने से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट अलग से मिलेगा, क्योंकि एक साथ बिजनेस होने में कंपनी में बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो इसलिए कंपनी खुद के बिजनेस से वो सेक्टर को अलग कर रहा है। तो चलो मैं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जितने सारे लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी की एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। एक मंथ में कंपनी ने 4% तक रिटर्न दिया, और 6 मंथ में कंपनी ने करीबन करीबन 7% तक रिटर्न दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का 1 साल का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नेगेटिव में है 4% का। 5 सालों में कंपनी 170% का रिटर्न दिया, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 4,500% का रिटर्न दिया। कंपनी ने बहुत बार आपको मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको बोनस दिया, 2-2 बार करके बोनस दे चुके हैं। कंपनी बाईबैक भी लेके आए थे, कंपनी मार्च भी किए थे, साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी इशू करते हैं, हर साल में एक बार करके। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको हमेशा देता है। तो आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सौंपा है मुकेश अंबानी जी को। देखिए उसका जितने बिजनेस था, रिलायंस का जितने सारे अलग अलग कंपनीज थे, उनमें से दो भाइयों को बांटा गया। एक अनिल अंबानी है, उसके बाद मुकेश अंबानी। तो अनिल अंबानी का आज हालत आप देख सकते हैं, सारे के सारे कंपनीज डूब चुके हैं, वो बैंकक्रप्ट भी हो चुके हैं। और उल्टा मुकेश अंबानी जी, वो लगातार खुद का बिजनेस को ग्रोथ कराता चला जा रहा है, और इंडिया के नहीं एशिया के एक बड़े मतलब बड़े एक प्लेयर बन चुके हैं, एक बड़े रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। ऑब्वियसली एशिया के रिचेस्ट पर्सन के नाम के हिसाब से मुकेश अंबानी जी का नाम नंबर 1 था। अभी अदानी जिस तरीके से ग्रोथ किया, उसके बेसिस से अदानी नंबर 1 बन चुके हैं। तो अभी जो चीज़ आपको देखना है, कंपनी के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा? क्या कंपनी इतने बड़े हो चुके हैं? कंपनी का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। क्या इतने बड़े कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना ठीक होगा? तो चलो मैं कंपनीज़ के परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ। देखिए छोटा कंपनी के ऊपर प्रॉफिट करना मतलब देखा जाए तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़े कंपनीज़ के ऊपर अगर आप देखेंगे, उसको ग्रोथ कराना बहुत बड़ा एफर्ट देना पड़ता है। मान के चलिए आपके आपका बिजनेस 5,000 करोड़ का है,
तो उसको आप 10,000 करोड़ बना सकते हैं, मगर कोई 5 लाख करोड़ का कंपनीज को 10 लाख करोड़ बनाना कोई आम बात नहीं है। तो कंपनी इस इतने बड़े कंपनीज को मेंटेन किस तरीके से किया जा रहा है, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के जो रिजल्ट है इस बार का, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। वहाँ से कुछ पैरामीटर्स आपको दिखने को मिलेगा, जिस पैरामीटर से आपको पता चलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अनऑडिटेड कंसोलिडेट रिजल्ट जो है, तो फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली जो रिजल्ट है वो करोड़ों में है। तो चलो सबसे पहले कंपनी का इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो 2,36,000, पिछले बार था 2,25,000, पिछले सालों में था 1,78,000। इसका मतलब इनकम में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अभी इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का इनकम अच्छा हुआ है, प्रॉफिट भी बहुत शानदार होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं और बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, उसके बाद आपको देखना चाहिए। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो जैसे आप देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक, यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ इन्वेंटरीज, यहाँ पे देखिए फिनिश गुड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक एक्सचेंज ड्यूटी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, अदर्स कॉस्ट, सारे चीज जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस हुआ, इस बार इस एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 2,15,900, पिछले बार था 1,98,000, पिछले साल में था 1,59,000। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी ने मेंटेन तो किया, मगर उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाए। तो अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से हुआ। कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का हाथ में आया प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 15,500, जो पिछले बार था 19,400, पिछले सालों में था 15,400। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है, पिछले सालों को तो थोड़ा सा बीट किया, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया और प्रॉफिट यहाँ पे डाउन देखने को मिला। तो मैं यही चीज आपको बताने वाला था कि किसी भी कंपनी का इनकम ज्यादा हो गया तो उसको देखकर खुश मत हो जाइएगा। कंपनी के और भी पैरामीटर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स आपको चेक करना है। तो उस पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो रेशियोज है, वो प्रॉफिट तो हुआ, प्रॉफिट को मेंटेन तो किया, मगर उसका जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट को मिस कर दिया। तो एस्टिमेट यहाँ पे मिस हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। तो कंपनी इसके ऊपर अभी क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो टोटली जो मार्केट कैप है 16 लाख मतलब 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और कंपनी का टोटल कर्जा कितना है, 3,16,000। तो आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा तो कर्जा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का जो कर्जा है वो 0.50 के नीचे है, तो 0.50 के नीचे देखने को मिला। और टोटली एनुअल इनकम 67,800 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का कर्जा यहाँ पे आ, अच्छा खासा देखने को मिला है। फिर भी कर्जे के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा देखने को मिला। अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, सेल्स ग्रोथ देखिए 46% है, प्रॉफिट ग्रोथ 24% है। क्या कंपनी ने हर बार इस तरीके से परफॉर्मेंस किया, क्या सिर्फ यही बार दिखा रहा है, वो देखने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ बीच में थोड़ा सा कम हो चुके हैं 10 साल 3 साल में। बाकी देखिए रिटर्न ऑफ रेशियोज दिखा जाए तो कंपनी 20% से भी ज़्यादा रिटर्न हर साल में आपको देते आया है। तो जो कंपनी आपको 20% रिटर्न दे रहा है एवरेजली, तो उस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको निवेश करके मतलब हमेशा निवेश करना चाहिए और कंटिन्यूअसली उस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग कंपनी के सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं, उसको लगता है सर 2,500 करोड़ का प्राइस, इतने बड़े प्राइस में निवेश कहाँ से करूँ, किस तरीके से करूँ। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी का प्राइस देख के कुछ होता नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ। बड़े कंपनीज को ऊपर आप भरोसा जिस तरीके से कर सकते हैं, छोटे कंपनीज के ऊपर उतना भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा है, कल क्या होगा उसका कुछ गारंटी नहीं होते हैं। क्योंकि बड़े कंपनीज को हमेशा प्रोजेक्ट मिलते ही जाते हैं, तो इसलिए कंपनी हमेशा सस्टेन कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर भी देखिए इसीलिए प्रोमोटर के बाद एफ जितना माल इन्वेस्ट करके रखे थे उतना ही माल इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब एक भी शेयर ना बेच के कारण क्या है, इसका कारण एक ही है कि प्रोमोटर के बाद एफ और डीएस भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए, क्योंकि जो कंपनी उसको 20% ईयरली रिटर्न दे रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए होते हैं।
तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना, जो कंपनी आपको स्टेबल रिटर्न दे, आपको एक पोटेंशियल भी दे और रिस्क भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो रिलायंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कंपनीज़ के एक बार चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए बहुत दिनों के बाद एक ही रेंज बाउंड के ऊपर फिर से ट्रेड करना लग गया। इस रेंज बाउंड को जब तक ना तोड़ेगा, तब तक कंपनी भागेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से 200 डेज़ ईएमए भी नज़दीक आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 200 डेज़ जब नज़दीक चला जाएँगे, तो उसको टच करके एक रिटेस्ट करेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर ज कभी भी मौका मिले, तो उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।